कोई गाजा को मानवता की कब्रगाह मानता है तो कोई राजनीति का रण क्षेत्र। लेकिन गाजा हमेशा से एक ऐसी त्रासदी रही जहां हर किसी का अपना एक सच है और उस सच का खामियाजा मासूम जिंदगियों को चुकाना पड़ता है। लेकिन जब यह खबर आती है कि अगले 48 घंटों में गाजा में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी, तो इस खबर ने दुनिया को झकझोर दिया। यह सवाल उठने लगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र की यह चेतावनी वाकई में सच्चाई पर आधारित है, और अगर है तो दुनिया क्या कर रही है? क्या 14,000 बच्चों को आंखों के सामने मरने दिया जाएगा, या फिर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का एक तरीका है? बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है, अब तक इसमें कितनी मौत हुई है। लेकिन इन खबरों को बताने से पहले यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या 14,000 मासूमों को जिंदगी गंवानी पड़ेगी, या फिर यह कोई शरारत है यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काने की, जिसमें बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है। गाजा का संकट जो है एक बार फिर दुनिया की निगाहों में है। गाजा वो जगह है जहां पर भूख, प्यास, बमों की त्रासदी में लाखों जिंदगियां फंसी। ये वो इलाका है जहां पर राजनीति, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का जटिल खेल खेला जाता है। यूएन की चेतावनियां आती हैं, इजराइल अपनी नाकेबंदी करता है, हमास की अपनी अलग भूमिका होती है, और दुनिया भर की मीडिया अपने अपने एजेंडा के हिसाब से रिपोर्टिंग करती है। लेकिन सवाल यह है कि गाजा में हो क्या रहा है, और क्या 14,000 बच्चों की मौत की खबर सही है? क्योंकि यह खबर बहुत बहुत बड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 मई को एक चेतावनी जारी की, जिसमें यह कहा गया कि अगर 48 घंटों में गाजा के अंदर पानी, दवाइयां, खाने के सामान नहीं पहुंचाए गए तो फिर 14,000 बच्चे मर जाएंगे। और ये ही आया सोशल मीडिया पर, यह खबर फट गई। लोग इस बारे में चर्चा करने लगे, क्या वाकई में यह सही है? 14,000 बच्चे मर जाएंगे। वो बच्चे जो स्कूल में, शरणार्थी शिविरों में, चिकित्सा केंद्रों में भर्ती हैं, बैठे हुए हैं, ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां पर 93% आबादी ऐसी है जिसे खाने पीने का सामान नहीं मिलता। 5 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं। अब यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, और 14,000 बच्चों की मौत सवाल पैदा कर रही है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। यह सवाल इसलिए पैदा कर रही है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जब दोबारा से जंग शुरू हुई, तब से लेकर अब तक जो कुल मौत हुई है वो 53,000 से 61,000 के बीच में है। लेकिन जब यूएन यह दावा करता है कि 14,000 मौत केवल 48 घंटों में हो जाएगी, और वो भी केवल बच्चों की बात होती है, तो यह खबर बहुत बड़ी लगती है अगर यह सच है, और या ये एक प्रोपेगेंडा लगती है कि इतना बड़ा सच नहीं हो सकता। अब सवाल यह कि सच है या झूठ है, यूएन का दावा कितना सटीक है, दोनों साइड की बातें बताते हैं। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में कुपोषण के मामले बहुत तेज बढ़ रहे हैं। गाजा का जो खुद का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने यह बताया कि अब तक गाजा में 3,500 बच्चों की मौत हो चुकी है। इजराइल जो है वो बीते 11 हफ्तों से यहां पर सख्त नाकेबंदी कर रखा है, और इस नाकेबंदी का असर यह है कि गाजा के अंदर कुछ जा नहीं रहा, ना पानी जा रहा है, ना दवाइयां जा रही हैं। गाजा को हर रोज 500 ट्रकों की जरूरत है, लेकिन 5 से 9 ट्रक के बीच में अंदर एंट्री मिल रही है। यूएन की टीम जब गाजा के अस्पतालों में गई, वहां शरणार्थी शिविरों में गई, तो उन्होंने मॉनिटर किया और उसी के आधार पर यह 14,000 बच्चों को लेकर यह डेटा दिया कि 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी। लेकिन दुनिया में कई संगठन हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि यार ये दावा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। उनका यह कहना है कि अगर 2023 से अब तक 60,000 मरे हैं, तो यह कैसे पॉसिबल है कि 14,000 48 घंटे मर जाएंगे, और 24 घंटे हो चुके हैं, तो क्या 7,000 बच्चों की मौत हो गई? यह असंभव जैसा है। इसको लेकर एक पॉलिटिकल एंगल भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि गाजा में स्थिति भयावह है, वहां बच्चे खाने पीने को तरस रहे हैं। इसलिए क्या यूएन और बीबीसी ने यह दबाव बनाने के लिए रिपोर्ट कर दी ऐसे आंकड़े? क्योंकि 24 घंटे बीतने के बाद 7,000 बच्चों की मौत नहीं हुई है, और यूएन ने जो डेटा दिया है उसके पीछे का डेटा कि किस आधार पर दिया है उसे सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में इसके टेस्ट पर डाउट होता है।
हालांकि इन सबके बीच में एक रिपोर्ट आती है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन आईपीसी की, जो ये कह रही है कि 14,000 बच्चों पर खतरा है, लेकिन ये खतरा 48 घंटों में नहीं है। ये अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में है। जो 6 महीने से लेकर 59 महीने के बच्चे हैं उनमें यह खतरा है, 71,000 बच्चों में। यानी गाजा के बच्चों में डर, खतरा है इस युद्ध का। और जो 14,000 मौत की बात आ रही है वो गंभीर मामलों की है, लेकिन वो 1 साल के ड्यूरेशन का है, वो 2 दिन का नहीं है। ये शब्दों की हेराफेरी हो सकती है। कुल मिलाकर 14,000 बच्चों की 48 घंटे में मौत वाली खबर जो है वो डराती है, लेकिन अतिशयोक्ति भी लगती है। हालांकि अतिशयोक्ति का मतलब ये नहीं है कि गाजा में स्थिति जो है वो अच्छी है या गाजा में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे डरना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि क्यों हम चिंता करें दुनिया के तौर पर, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में युद्ध दोबारा चलने लगा। इस युद्ध में इजराइल गाजा या इजराइल फिलिस्तीन जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर मरने वालों की संख्या आप देखेंगे तो फिलिस्तीन के 53,000 से 61,000 लोग मर चुके हैं। और ये आधिकारिक आंकड़ा है, और हम जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़े हमेशा कम होते हैं। जो रियल डेथ होती है, रियल कैजुअलिटीज होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। इन 60,000 लोगों में से माना जा रहा है कि 28,000 महिलाएं और बच्चे हैं, और ये 2023 से हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल में मौतें नहीं हुई हैं, इजराइल के लोगों की भी जान गई है। इजराइल में 1726 लोगों की जान 2023 में हमले के बाद से उग गई है। इनमें से हालांकि ज्यादातर इजराइल के सुरक्षा बल हैं, कुछ नागरिक भी हैं। 200-250 माना जा रहा है कि इजराइल के लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। लेकिन यह आंकड़ा बहुत डिफरेंस वाला है। जैसे अगर इसको मैं और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि एक इजराइल का बंदा मर रहा है तो 33 फिलिस्तीन के मर रहे हैं, जो युद्ध की असमानता को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि इस इलाके पर इजराइल की मौजूदगी मजबूती से है। अमेरिका का साथ और विज्ञान में उसका अपडेट होना यहां पर उसे भारी बना रहा है इस युद्ध में। और इसीलिए गाजा की मुसीबतें, गाजा इस वक्त बहुत सारी मुसीबतों से है, भूख की मुसीबत से है, युद्ध के दंश में है। गाजा की स्थिति बड़ी खराब है और गंभीर है। 365 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है जहां पर 21 लाख लोग रहते हैं, और यहां पर 80% लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हैं। ना यहाँ बुनियादी ढांचा है, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली की आपूर्ति है। कुल मिलाकर सारी चीज़ें जो हैं वो नष्ट हो गई हैं। गाजा में हर रोज़ 500 ट्रकों की ज़रूरत है, लेकिन वो ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों की ज़रूरत है, मरीज़ फर्श पर लेटे हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। कुपोषण से 1 लाख से अधिक बच्चे हैं जो परेशान हैं। और ये संकट केवल नाकेबंदी की वजह से नहीं है। इजराइल और हमास के युद्ध ने इस इलाके को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। हमास की ओर से रॉकेट दागे आते हैं, उधर से इजराइल रॉकेट दागता है, और इस बीच में जो मासूम लोग हैं वो पिसते जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने सारे लोगों की मौत हो रही है तो इजराइल नाकेबंदी क्यों कर रहा है? इजराइल का भी एक इस पर नजरिया होगा। वो नजरिया क्या है? तो इजराइल ने 2 मार्च 2025 से गाजा पर सख्त नाकेबंदी लागू की, जिसके तहत भोजन, पानी, दवाई, ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई। इजराइल के अपने तर्क थे। इजराइल का यह दावा था कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया, जिसमें से रिहा नहीं किया गया। नाकेबंदी का उनका मकसद यह है कि हमास को कमजोर किया जाए, ताकि हमास बार्गेनिंग पर आए और उसके बाद जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इजराइल ये कहता है कि हमास को जब हम ह्यूमन एंगल पर हेल्प करते हैं तो वो दवाई, पानी के साथ साथ हथियार मंगाना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता है। ऐसे में बुनियादी चीज़ों पर रोक लगाई गई है ताकि इजराइल के खिलाफ और ज़्यादा हथियार वो इकट्ठा ना कर पाए। उनका ये कहना है कि गाजा को हथियार मुक्त करने के लिए उन्होंने पूर्ण नियंत्रण की रणनीति अपनाई है, जिसके तहत ये खाना पानी बंद हो रहा है। इस नाकेबंदी ने गाजा की जनता को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ने इसे सामूहिक सजा करार दिया और कहा है इजराइल से कि इसे छोड़ दिया जाए। हालांकि इजराइल क्या छोड़ेगा, इसके लक्षण नहीं लग रहे हैं। और इसी बीच में यह खबर आती है कि अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी, जो बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है अगर ये सच पूरी तरह से है।
हालांकि हमने उसके पहलू आपको बता दिए। अब जब यह खबर आती है तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनता है। इजराइल इसके बाद थोड़ी सहूलियत देता है। क्या सहूलियत देता है? 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब यह खबर आई कि 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी तो इजराइल ने नाकेबंदी में थोड़ी सी ढिलाई की। 5 से लेकर 10 ट्रक यहां पर इजाजत दे दी गई, जिसमें आटा, चावल, डिब्बा बंद खाना, पीने का पानी, दवाइयां और बुनियादी चीजें। हालांकि जितना अमाउंट में यहां पर मदद चाहिए उसके मुकाबले इसे आप कुछ परसेंटेज कह सकते हैं, क्योंकि गाजा में हर रोज 500 ट्रकों की जरूरत है और यहां पर 10 ट्रक के आसपास जा रहे हैं, 5 से 10 ट्रक। तो इसे अगर यूएन की भाषा में कहें तो समुद्र में कुछ बूंदे हैं, ये आप कह सकते हैं। इजराइल हालांकि ये कह रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति कंट्रोल में आएगी इसे हम और बढ़ाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमास जो है वो अगर हथियारों का लाना बंद कर दे या हमला बंद कर दे तो शायद ये और बढ़ाई जाएगी। अब सवाल ये है कि ये इजराइल हमास ये पूरा विवाद क्या है, क्यों चल रहा है? तो देखिए, अगर इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को आपको समझाएंगे तो बहुत लंबा चैप्टर है, किसी और वीडियो में आपको विस्तार समझा देंगे, लेकिन आसान शब्दों में थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। 1948 में इजराइल का गठन होता है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। इसके बाद 1967 में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। हालांकि गठन में भी एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। इजरायलियों का दावा है कि उनके पुरखों की यह ज़मीन थी, जिसे बाद में तुर्की से गए लोगों ने जब वहाँ पर हमला किया, कब्जा किया, राज किया तो उन्हें मार के भगा दिया था। ये इजराइल का दावा है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि यह ज़मीन हमेशा से उनकी थी। इजरायली दुनिया भर में बिखरे थे, आखिर में वो यहां गए। अमेरिका उनको मान्यता देने की कोशिश करता है, बाकी दुनिया के देश मान्यता नहीं देते। दुनिया में जो देश इजराइल के आसपास है उन्होंने 1967 में हमला किया था इजराइल पर, लेकिन इजराइल के लिए क्योंकि डू और डाई सिचुएशन थी, इसलिए इजराइल ने पलटवार किया, विज्ञान में अपने आप को अपडेट किया और नतीजा यह रहा कि गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, जो आज भी विवाद की वजह है। इसके बाद हमास का उदय 2007 के आसपास होता है और इजराइल पर लड़ाई झगड़ा, नाकेबंदी शुरू हो जाती है। इजराइल और हमास में अंतर अगर आसान शब्दों में कहें तो ये है कि ये यहाँ से कंकड़ पत्थर मारते हैं और वो वहाँ से बड़ा वाला ढेला मारता है, और इसी वजह से एक इजरायली की मौत वर्सेस 33 फिलिस्तीनियों की मौत का वो आंकड़ा आता है। दुनिया भर में जो मुस्लिम देश हैं वो अक्सर इजराइल को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। हालांकि अमेरिका का साथ और विज्ञान में लगातार तरक्की ने इजराइल को मजबूत कर दिया। इसके अलावा इजराइल के लिए हमेशा से डू एंड डाई सिचुएशन थी। इजरायलियों के पास सिर्फ एक जगह बची थी, इजरायलियों ने इसे जीने मरने की वजह बनाई और लगातार वो बढ़ाते गए। शुरुआत में वो छोटे इलाके पर थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। इसकी पूरी जानकारी किसी और वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल कहानी क्या है? फिलहाल कहानी ये कि इजराइल और हमास जो है वो दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। हमास ने युद्ध विराम और बंधक रिहाई के लिए बातचीत की मांग की है। हालांकि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। युद्ध कैसे रोक सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में जब शामिल हुए, सीरिया में शामिल हुए, फ्रांस और यूक्रेन और रशिया में शामिल हुए, तब भी लोगों ने कहा था कि उन्हें हमास में भी शामिल होना चाहिए। अब शर्तें कई सारी, एक्चुअली इस वजह से यहाँ पर शांति नहीं हो रही। एक, ये धार्मिक स्थल है जिसको लेकर विवाद है। दूसरा, ज़मीन का विवाद है। तीसरा, इजराइल ने अपने आप को एक्सपैंड किया है, वो अपनी ज़मीन देगा नहीं, फिलिस्तीन वाले वो ज़मीन वापस चाहते हैं। बहुत मुश्किल हो सकता है ये। हमास की शर्तें जो हैं वो भी अलग हैं कि बंधकों की रिहाई की जाए, इजराइल से गाजा पर नियंत्रण छोड़ा जाए। इजराइल कहता है कि हमास जो है वो पूरी तरह से समर्पण कर दे, गाजा जो है वो हथियार मुक्त हो जाए। कतर और मिस्र बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। मई 2025 में दोहा में बातचीत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इजराइल सबको खारिज कर देता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि दोनों अब लड़ने मरने को उतारू है। उनके लिए जिंदगी मौत की कहानी है गाजा में। लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों के लिए मानवीय संकट बहुत सीरियस है, गंभीर है। वहाँ के बच्चों लोगों में भुखमरी, कुपोषण बहुत कॉमन हो गया और लाखों लोगों को इसने बेघर कर दिया है। हालांकि इनके बीच में जो बड़ी खबर थी 14,000 बच्चों की मौत वाली, वो अतिशयोक्ति लगती है। ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह सच खबर है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि 14,000 बच्चों की मौत वाली खबर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ स्थिति खतरनाक नहीं है। वहाँ स्थिति खतरनाक है, बहुत खतरनाक है।
और इजराइल की नाकेबंदी इसे और खतरनाक बनाती जाएगी। इजराइल के अपने तर्क है, हमास के अपने तर्क है। इन सब के बीच में बीबीसी और यूएन जैसे संगठन जो हैं उन पर यह आरोप लगता है कि वो पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करते हैं। इससे पहले बीबीसी पर एक दो बार आरोप लगा था कि उन्होंने थोड़ी खबरें ज़्यादा दिखा दी थी, फर्जी दिखा दी थी। हालांकि बीबीसी पहले माफ़ी मांग चुका है, लेकिन बीबीसी उन चैनल्स में से है जो फिलिस्तीन की सच्चाइयों को, गाजा के सच को दुनिया के सामने लाता है, तब जब दुनिया के बाकी अखबार, टीवी चैनल्स उसको कवर नहीं करते। तो कई बार कवर करने में दो चार गलतियां शायद हुई हैं, कुछ जिसके लिए उन्होंने खेद भी जताया है, माफ़ी भी मांगी है कि ऐसा रहा। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता करना पड़ेगा। हमास इजराइल को तैयार होना पड़ेगा, मानवीय सहायता को पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर बच्चों की मौत का सिलसिला जो है वो बढ़ता जाएगा। गाजा, फिर हम कहेंगे कि मानवता की कब्रगाह और सियासत का रण क्षेत्र तो है, लेकिन एक ऐसी त्रासदी है जो हर वर्ग को बांट देती है। सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, लेकिन इस सच के बीच में जो खामियाजा है वो मासूम जिंदगियों का है, और वो जिंदगियां अनमोल हैं। बच्चे किसी भी दुनिया में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो बेकसूर होते हैं, और उनके बारे में दुनिया को मिलकर सोचना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन को भी सोचना चाहिए कि युद्ध लड़े, लेकिन मानवता को नुकसान ना पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करें। हालांकि जैसा हमने पहले भी कहा कि ये वो इलाका है जहां पर हर वर्ग का अपना एक सच है, और इस सच में ही जिंदगियां खत्म हो रही हैं। हमारी कोशिश थी इस विवाद को आपको समझाने की। अगर आप चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा विवाद हम आपको समझाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र कर सकते हैं। अगर कुछ हज़ार कमेंट्स आते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पूरा विवाद बताएं, तो हम ज़रूर उस पर भी एक सेपरेट वीडियो सरल आसान भाषा में बताएंगे। बाकी जाते जाते हमारे व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता जो है और मजबूत हो सके, और हम और आप एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।